नेट का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि एग्ज़ाम हमारा बहुत जल्द होने वाला है, तो टेंशन का माहौल तो बना ही हुआ है। लेकिन सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के लिए कि मैम प्लीज़ हमें बताओ पेपर 1 कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बता दो, पेपर 1 के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज की ये जो स्पेसिफिक वीडियो है, ये हम पेपर 1 की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो पेपर 1 की सारी चीज़ें यानी कौन से सिलेबस हमारा क्या है पेपर 1 का, सिलेबस के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी बाय एनी चांस। तो उन सारी चीज़ों को मैं आज आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ और ऑफिस से आने के बाद ये सोचो कि हाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो एक बार लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना इस वीडियो को। साथ ही मैं आपको यहाँ पर शेयर, आप आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। तो देखो क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर 1 की प्रिपरेशन करना शुरू किया था ना, तब मुझे भी यही डाउट होता था कि यार आखिर पढ़ूँ कहाँ से, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन कहीं भी मुझे एक ऐसा एट द एंड चैनल नहीं मिला जहाँ पर मुझे एक ही चैनल पर, एक ही सिंगल चैनल पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाए या सब कुछ मुझे एक ही चैनल पर मिल जाए। ऐसा कोई भी चैनल मुझे नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं, मतलब कि आप ये नहीं मानोगे कि बहुत सारा टाइम मेरा इसी चीज़ में वेस्ट हो गया था। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ये सेम हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और फुली गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ, ये आपका सिलेबस जो कि एनटीए ने खुद, एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सिलेबस। तो सिलेबस आपका क्या रहा है, 2025 का ये सिलेबस है। ओके, तो सिलेबस यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है पेपर 1 में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेपर 1 जो होता है आपका, तो पेपर 1 होता है आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर, जहाँ पर आपसे टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपसे टोटल पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस एंड पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है भाई आपका? 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। तो 100 मार्क्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। ओके, अगर इन 100 मार्क्स से आपको कितने का टारगेट सेट करना होता है जिससे कि आप नेट ईजिली क्लियर कर जाएंगे, तो 100 मार्क्स में आप ये तय कर लो कि आउट ऑफ 50 जब आप 35 और 30 क्वेश्चंस तक, 30 to 35 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आपका नेट और जीआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस पेपर 1 के अंदर पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पेपर 1 में, यहाँ पर आपको टोटल 10 यूनिट्स मिलती हैं। तो हम हर एक यूनिट की बात करेंगे कि क्या यूनिट है और उन यूनिट में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको भूलना नहीं है। ओके, तो सबसे पहली यूनिट आ जाती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें आपको, आप ये मत सोचना कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको और उनको देखकर लगेगा अरे ये तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस में ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। टीचिंग, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग्स, जिसमें हमारी डिफरेंट लेवल्स आ जाती हैं, थ्योरीज आ जाती हैं, मेमोरी लेवल। ओके, तो ये सारी की सारी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स हैं टीचिंग के जो कि आपको पढ़ने होते हैं और ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। ओके, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं।
थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, टीचिंग की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपको ये बताने हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, कुछ सपोर्ट मटेरियल में सपोर्टिंग मटेरियल कुछ कमी है जिसकी वजह से जो टीचिंग है वो अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेथड ऑफ टीचिंग, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग में आप देखोगे कि अभी जो न्यू मेथड्स आए हैं, जैसे कि MOC से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम जो कि टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल, पहले कैसे पढ़ाया जाता था, पहले कैसे पढ़ाया जाता, ब्लैक बोर्ड होता था हमारे पास सिंपली, और ब्लैक बोर्ड और चॉक की हेल्प से पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ, आज आप ये देखो कि मैं घर बैठे आपको अपने सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की हेल्प से पढ़ा पा रही हूँ, और साथ में मेरे पास एक पेन टैब है, उससे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। स्मार्ट बोर्ड आप देखोगे, स्मार्ट बोर्ड्स आजकल लग चुके हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया जाता है। तो यानी कि कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम हैं, ट्रेडिशनल कौन कौन से थे, प्लस में मॉडर्न कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, इसी में आ जाता है हमारा ICT बेस्ड सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इवोल्यूशन सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, क्रेडिट मेथड पूछे जाते हैं, यानी कि हम कैसे, स्टूडेंट ने क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, स्टूडेंट ने क्या ढंग से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, तो हम उसको कैसे एवोलेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड में हमें चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी टीचिंग टेक्निक में चेंज करने की ज़रूरत है, क्या हमारी टीचिंग टेक्निक से स्टूडेंट को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर हमें पढ़नी पड़ती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो अभी आप लेटेस्ट पैटर्न को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वयं प्रभा, MOC वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको स्किप करनी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि ये कौन सा एग्ज़ाम है भाई, ये है आपका UGC नेट का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हो तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप रिसर्च की फील्ड में जाते हो, और जब आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, रिसर्च की आपके पास इनफ एंड गुड नॉलेज होनी चाहिए। तो गुड नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारी चीज़ें इस रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाई जाती है। प्लस में मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश लिटरेचर में भाई, इंग्लिश लिटरेचर में रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये तो आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये करना ही करना है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रिसर्च में क्या मीनिंग है रिसर्च की, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ बेसिक आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च में क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रिसर्च के, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये क्या है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत अदर टाइप्स ऑफ कंसेप्ट है, वो हमें इसके अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो सिलेबस है, तो सिलेबस को थोड़े से में डिफाइन कर दिया जाता है, बट इस थोड़ा सा ही नहीं होता, बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है ये मेथड ऑफ रिसर्च, कौन कौन से डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी रिसर्च मेथड्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। देन इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला पेपर 2 में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पेपर 2 में आप देखोगे रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो थीसिस है, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। APA फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, MLA फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए 8th एडिशन 9th एडिशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट यूनिट आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन यूनिट। कॉम्प्रीहेंशन यूनिट इम्पॉर्टेंट है और प्लस में यहाँ पर आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं भाई, तो ये तो आपको करना ही करना है। और ये आप प्रैक्टिस करने का किसी के पास टाइम नहीं होता, मैं आपको बोलूँगी प्रैक्टिस करो, किसी के पास टाइम नहीं होता इतना कि कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करे वो बैठ के, तो प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये ऑन द स्पॉट आपसे हो ही जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन पर आते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कम्पेयर टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यू विल सी कि जो कम्युनिकेशन है वहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सिर्फ यहाँ पर 1 या 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से पूछ लिए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी आपको जो बेसिक चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी हमारी कम्युनिकेशन है। ओके, कम्युनिकेशन में जैसे कि मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन में, ये खैर ये बेसिक से क्वेश्चंस नहीं आते। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी कम्युनिकेशन में। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये टीचिंग का भी पार्ट है प्लस में कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट और कौन सी यूनिट आ जाती है, तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी सबसे खतरनाक यूनिट, जो कि है मैथ्स। एक बार सभी मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन कौन है ऐसे जिसको मैथ्स से डर लगता है और जिन्हें मैथ्स बेकार लगती है, तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बता देना। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, अब यहाँ पर देखो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो बहुत बढ़िया, शाबाश, लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक आपको सबसे पहले समझनी होंगी। और मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो फिर आप मेहनत करे जा रहे हो, क्योंकि जैसे मेरा था, तो मेरा ऐसा था कि मैंने ये सोचा था कि मैं मैथ्स जब मेरी अच्छी है ही नहीं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, है ना। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स अगर आपकी वीक है तो ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लो, जैसे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप, ये काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आप कर लो। अगर आता है क्वेश्चन इनमें से तो बढ़िया है, और अगर नहीं आता तो फिर क्या कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपके मैथ से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप इतने पोर्शंस को कवर कर लो जैसे मैंने किया था कवर, और इससे जितना आप मैथ्स पर फोकस करोगे इट्स बेटर कि आप जो और अदर यूनिट्स हैं उन पर फोकस कर लो, क्योंकि एट द एंड पता है मुझे लगता है कि मैथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग मैथ्स सबसे ज़्यादा होती है। तो वीक मैथ है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, या जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये चीज़ें आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो सच बताऊं तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग को कवर किया, लॉजिकल रीजनिंग को मैंने पढ़ा, तो सच बताऊं तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगता है। तो लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इंडियन लॉजिक
लॉजिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें तो आपको भूलनी ही नहीं है। प्लस में अनुमान, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है, नहीं स्किप करना है। ये तीन चीज़ें तो आपकी आएंगी ही आएंगी। ओके, तो ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान लो कि फ्री के क्वेश्चंस, ये वेन डायग्राम तो मैं आपको ऐसा सिखा सकती हूँ ना कि आप बस मज़े ही आ जाएगा आपको, इतना ईजी है। ओके, प्लस में यहाँ पर फेलिसीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मल फेलिसीज है, इनफॉर्मल फेलिसीज कौन कौन सी है। प्लस में इंडियन लॉजिक्स में आपको ये सारे प्रमाण्स करने होंगे, इनके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो आपको ये मान लो कि लॉजिकल रीजनिंग फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ईजी है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। यहाँ पर भी आप ये मान लो अगर आपका DI, मैं ये नहीं कह रही कि मैथ्स करो, लेकिन हाँ आप इतना कर लो, इतनी मैथ्स तो ज़रूर सीख लो कि आप DI कर पाओ। मैंने क्या किया था, मैंने मैथ्स से ज़्यादा, मैथ्स पर मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट रेदर टू फोकसिंग ऑन मैथ्स जो कि ऑलरेडी आपका वीक पार्ट है, तो इट्स बेटर कि आप DI पर फोकस करो। DI की कुछ बेसिक चीज़ें आप पढ़ लो, जैसे कि रेशियो पढ़ लो, रेशियो कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपके लिए क्या है, DI में इंपॉर्टेंट रहेगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे DI में। क्योंकि DI से ये है कि हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो DI आ जाता है यहाँ पर। और साथ में ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किया ना, तो ये जो NTA वाले हैं वो DI और जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो कैसे देते हैं, वो DI मैथ्स के टॉपिक अकॉर्डिंगली देते हैं। जैसे कि अब ऑब्वियसली अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश है तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि यार इंग्लिश के स्टूडेंट्स तो मैथ्स में अच्छे होंगे नहीं, हिंदी के स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे होंगे नहीं, तो उनका DI इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा लो लेवल का ही वो DI देते हैं। लेकिन अगर कॉमर्स का, अकाउंट्स का पेपर है तो ऑब्वियसली वो टफ मैथ्स के क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो ये है। नेक्स्ट आ जाते हैं और कौन सी यूनिट्स हैं, तो नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। जैसा कि ICT इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये टीचिंग में भी है आपका ICT, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ICT ईजी है, बहुत ज़्यादा लंबी यूनिट नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ से इंट्रामेल, ईमेल्स में पूछ लिया जाता है, CC BCC। ओके, ये कंसेप्ट आपके पूछे जाते हैं। ऑडियो को कन्वर्ट करना, कौन से ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं हायर एजुकेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब स्मार्ट बोर्ड्स के ज़रिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, तो यानी टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हेल्प की है टीचिंग मेथड में, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, ये यूनिट भी बिल्कुल झक्कास मज़ेदार है, क्योंकि ये यूनिट मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था इस यूनिट को पढ़ने में। इस यूनिट के अंदर हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये कंसेप्ट है। यहाँ पर ये यूनिट आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन इस यूनिट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रूट लर्निंग करनी है आपको। ठीक है, रूट लर्निंग का मतलब क्या है भाई, कि मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रट्टा लगाना है, आपका सारा का सारा आराम से हो जाएगा। रूट लर्निंग आपको करने की ज़रूरत है, रट्टा लगा लिया हो गया आपका। और रट्टा लगाने के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए, डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, तो वो कैसा होगा वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट हाँ क्या इम्पैक्ट पहुँच रहा है एनवायरनमेंट पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनवायरनमेंट इश्यूज़, प्लस में इन एनवायरनमेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो जितने भी प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव 10th यूनिट, और जो कि हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। जितने भी स्टूडेंट जिनका जो पेपर 2 है, अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि हायर एजुकेशन में इंडियन एजुकेशन के
बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर 2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, क्रोनोलॉजिकली पता होने चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हायर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आप यहाँ पर। हाँ, तो ये सारी की सारी हमारी यूनिट्स थी पेपर 1 की। टोटल 10 यूनिट्स को हमने डिस्कस किया है एंड आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन 10 यूनिट्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं और इनमें से कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें कवर करनी ही करनी है। अब ये जो 10 यूनिट्स है आप कवर कैसे करोगे, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसको एक ईजी वे में कवर करवाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जिस तरीके से मैंने इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, पहले मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे पढूँ, कहाँ से पढूँ, बट हाँ हो गया मेरा और अच्छे मार्क्स भी आए थे मेरे पेपर 1 में। एक्चुअली में पेपर 1 में मैंने टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए थे पेपर 1 में, और सोचो कि मैथ्स मेरी वीक थी तब भी मैंने 35 क्वेश्चन तक करेक्ट कर लिए थे। हाउ गुड आई एम। ओके, चलो ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो एक बार यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो कंटिन्यू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या हमें PYQ से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आप चाहते हो मुझे टू मेक टॉपिक वाइज वीडियोज़ ऑन ऑल द यूनिट्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टाटा। अच्छा।